अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और वह है जी कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड में देखा था कि एटम्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को दे के इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेयरिंग इज़ आल्सो केयरिंग इन केमिस्ट्री? जी हाँ, कुछ एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की बजाय इन्हें शेयर करते हैं और यही शेयरिंग हमें ले जाती है कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। सो गेट रेडी। ये टॉपिक ना सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको समझाएगी कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। यानी जैसे आप समझ लें कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं? जब किसी चीज़ का पर्पज़ हम जान जाएं तो फिर वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये हम समझ सकेंगे कि दुनिया के अक्सर जो कंपाउंड हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड सिर्फ कुछ ख़ास एलिमेंट्स के लिए होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक समझ लें और इनऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं ये। तो लाइफ एज विदाउट कोवलेंट बॉन्डिंग वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड में एटम्स अपनी एनर्जी को कम करने के लिए बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि दोनों स्टेबल हो जाएं। किस में? ये आयोनिक बॉन्ड में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी देखी थी कि सोडियम कैसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन कैसे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यूँ NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट बन जाता है। तो हाउएवर इट इज़ नॉट द ओनली वे बाय विच एटम्स कैन लोअर द एनर्जी। वो कह रहा है कि लेकिन ये एनर्जी को कम करने का कोई वाहिद तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना या लेना ही सोल्यूशन नहीं है, कुछ एटम्स शेयरिंग भी करते हैं। शेयरिंग के ज़रिए भी वो अपनी एनर्जी कम करके स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि जितनी एटम की एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये रूल है, ये आपने याद रखना है। तो आगे देखते हैं। सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कुछ एटम्स अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके काम करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन एटम जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो स्टेबल मॉलिक्यूल H2 का बन जाता है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एज फॉलोज। तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन पर कौन सी फोर्सेस लगती हैं और कौन सी एनर्जी कम होती है और कौन सी ज़्यादा होती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड। यानी जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो ताकि बॉन्ड बन जाए तो इनकी जो एनर्जी है उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस यानी कि इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं। मतलब ये कि एटम्स जब पास आते हैं तो नई फोर्सेस काम करना शुरू कर देती हैं। तो कुछ एनर्जी कम होती है और कुछ बढ़ती है। तो द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एटम के इर्द गिर्द जो शेल हैं या उन शेल के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को जो है वो अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, तो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो एक एटम का न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम का न्यूक्लियस उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसे जैसे एक मकनातीस है, दूसरे लोहे के टुकड़ा जब उसके साथ लेके जाते हैं उसको, तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है और दूसरे एटम के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कह रहा है कि ये नई अट्रैक्शन की फोर्स है एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग देयर एनर्जी। तो और यही एनर्जी को कम करने की रिस्पॉन्सिबल है। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनके जो दरमियान जो एनर्जी है वो कम होती है। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और यानी कि और न्यूक्लियस है, यानी कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हो गया और दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को
रिपेल करते हैं, यानी कि ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, यानी कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। यानी सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होती बल्कि रिपल्शन भी होती है। तो जब दो नेगेटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को धकेलते हैं, जैसे दो एक जैसे मैग्नेट को साथ करने की कोशिश करें तो वो रिपेल भी करते हैं, और जब वो दोनों अपोजिट चार्ज हो जाएं तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। तो कह रहा है कि रिपल्शन की फोर्स है और ये एनर्जी को बढ़ा देती है। तो मीन अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी को कम करती है और रिपल्शन एनर्जी को बढ़ा देती है। यानी कि जब अट्रैक्शन होती है, जब बॉन्ड बन रहा होता है तो एनर्जी कम हो रही होती है। आपने देखा होगा जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है मतलब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। किसकी फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि कोई फोटोन यानी कि कोई रोशनी वगैरह निकलती है, या फिर जो है वो एनर्जी एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो भी वाइब्रेट की सूरत में या उनकी जो उनकी हालत में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो एटम के पास एनर्जी कम हो जाती है, तो वो इस तरह बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसलिए दोनों फोर्सेस के दरमियान बैलेंस ज़रूरी है। यानी कि द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्व्स एट सच ए डिस्टेंस सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स। यानी कि दोनों एटम्स एक दूसरे से ऐसे फासले पर रुक जाते हैं जहाँ अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा और रिपल्शन कम होते हैं। यानी कि एटम्स इतने करीब नहीं आते कि रिपेल हो जाएं और इतने दूर भी नहीं जाते कि अट्रैक्ट ही ना हो। वो एक ख़ास जो है आप समझ लें कि एक स्वीट स्पॉट पर रुक जाते हैं। तो द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम। यानी कि इस डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी कम से कम हो जाती है एंड था से स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और इस तरह जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। यही असल पर्पज़ है कि एटम्स मिलकर अपनी एनर्जी कम से कम करें ताकि वो एक जो है वो स्टेबल फॉर्म में रह सकें। जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे भाई कि H2 मॉलिक्यूल्स वो कैसे इसी वजह से जो है वो स्टेबल होते हैं। तो अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ देयर फॉर ए बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। यानी कि इसलिए कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से, प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। तो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है। यहाँ ना कोई इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दिया जा रहा है जैसे आयनिक बॉन्ड में होता था कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और ना ही लिया जा रहा है बल्कि दोनों मिलकर शेयर करते हैं। जैसे दो बच्चे एक आप समझ लें कि वो कोई खिलौना हो तो दोनों बच्चे मिल के खेल रहे होते हैं, दोनों शेयर कर रहे होते हैं। तो कोई इस तरह के केस इसमें है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहे हैं दोनों मिलके, तो इसलिए इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है दोनों तरफ से। यानी अगर दो एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें, यानी कि दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो चूंकि दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों एक एक, तो टोटल हो गए दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो दो एटम मिल के इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल में हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कुछ कह रहा है कि कुछ कंपाउंड जो है वो हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यानी कि टू शेयर्ड पेयर एक साथ शेयर हो रहे हैं। या आप इस तरह समझ लें कि दोनों एटम जो हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चार। तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, टू, यानी कि एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसी तरह ऑक्सीजन में हम देखेंगे नेक्स्ट भी कि कैसे वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या चार इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या फिर दो पेयर शेयर करते हैं। तो इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह कह रहा है कि एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसमें कितने कितने हो जाएंगे जी, तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर या छः इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे क्योंकि दोनों तीन तीन शेयर कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन की एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखेंगे भी कि किस तरह वो दोनों ऑक्टेट मुकम्मल हो जाते हैं नाइट्रोजन के। तो डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि डबल बॉन्ड में दो पेयर यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, टू पेयर, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और या फिर 3 पेयर्स, यानी दोनों एटम्स के दरमियान बाहमी तौर पर शेयरिंग हो रही है। तो पेयर का मतलब है
2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए डबल के अंदर आ जाएगा। डबल जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और पेयर कितने हैं 2 पेयर, यानी कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दोनों में से 3 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और अगर हम कहेंगे पेयर कितने हैं तो वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल लाइन। तो कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से, और डबल कोवलेंट बॉन्ड बाय 2 लाइन्स, डबल को 2 लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बाय 3 लाइन से हम इनको जाहिर करते हैं। तो इससे ये जो लाइन्स हम जाहिर कर रहे होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। लाइनों की तादाद से हम सीधे सीधे जब बताते हैं ना कि कितने शेड पेयर, यानी कि एक लाइन जाहिर करता है एक शेड पेयर को। तो द म्यूचुअली ट्रांसफ़र शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी शोन बाय डॉट और क्रॉस। तो ये जो बाहमी तौर पर या म्यूचुअली शेयरिंग जो की जाती है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको डॉट या क्रॉस से भी दिखाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो है ना वो लेविस डॉट का तरीका है। अक्सर एक एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से आया है। तो लेकिन ये शेयर होने के बाद दोनों के मुश्तरक हो जाता है, यानी कि जब दोनों को ज़रूरत पड़ती है ना, वो उसके भी शेयर कर यानी कि इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। जब दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तो वो पहले के इलेक्ट्रॉन यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन इन द एग्जांपल शोन इन फिगर 3.5। तो जो डिफरेंट जो कंपाउंड हैं उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की जो तश्कील वो कह रहे हैं कि यानी कि जो दिखाई गई है वो 3.5 में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इनको भी। तो हर केस में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब 3.5 को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि हाइड्रोजन H2 यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखें हर हाइड्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में, चूँकि उसके पास एक ही शेल है ऊपर वाला और उसको वैलेंस शेल ही कहते हैं, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उससे यानी कि डुप्लीकेट रूल पूरा करने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दूसरा हाइड्रोजन के पास भी सेम यही है, तो 2 हाइड्रोजन आपस में एक पेयर जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर शेयर करते हैं। तो लेविस में मुश्तरका जो आप समझ लें कि जो यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट्स के ज़रिए हम जाहिर कर रहे हैं। तो डॉट्स और क्रॉस में एक के डॉट को देखेंगे और दूसरे को क्रॉस से हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इस तरह इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड स्टेबल H2 बन जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका बी। तो या दूसरा पार्ट तो क्लोरीन के अंदर भी, अब ये क्लोरीन का भी देखेंगे तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही है, यानी कि ये भी ऊपर की तरह की एग्जांपल है। तो हर क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब जब 2 क्लोरीन को एक पेयर जो है वो दोनों मिलकर शेयर करते हैं, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दोनों एक पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कह लें या एक पेयर कह लें शेयर करते हैं। तो दोनों इस तरह एक ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं, यानी कि दोनों शेयर कर लेते हैं और फिर जब दूसरे को चाहिए होता है तो वो दूसरा उसका यूज़ कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और फिर जब पहले वाले को एटम को चाहिए होता है क्लोरीन को, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर जो है वो शेयर किया हुआ यूज़ करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। तो डायग्राम अब नीचे जो डायग्राम है वो ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि हर ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 की कमी है। और जब दोनों ऑक्सीजन आपस में 2 पेयर्स यानी कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और पेयर कितने होंगे 2 पेयर होंगे। और हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचते हैं और दरमियान में जो है वो 2 शेयर्ड पेयर। तो जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं या 2 लोन पेयर। तो इस तरह जो है ना 2 पेयर सॉरी, तो 2 पेयर्स या फिर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इस तरह डबल बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरह नाइट्रोजन की भी आप देख लें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, तो हर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 3 की कमी होती है। और जब दोनों जो है वो 3 पेयर शेयर करेंगे या दोनों 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर कह सकते हैं, तो जब शेयर करेंगे तो हर नाइट्रोजन के पास जो है वो टोटल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके या 3 पेयर शेयर करके दोनों खुद को स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे और इसमें जो एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं इसी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं।
तो जो यहाँ पर एलिमेंट्स है ना, वो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो नॉन मेटल्स के दरमियान होते हैं, यानी कि दोनों नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बाईं साइड पर नहीं बल्कि जो पीरियोडिक टेबल के दाईं साइड पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दाईं साइड पर होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय जो है वो देने या लेने के बजाय इनमें शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स खींचने की जो सलाहियत है, जो ताकत है, वो इनमें ज़्यादा होती है। अब मसला यह है कि नॉन मेटल दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अगर दोनों को चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कोई नहीं होगा, दोनों लेने वाले होगा, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं करते जिस तरह आयोनिक बॉन्ड में होता था ना। तो फिर ये सोल्यूशन ये निकालते हैं कि एक आपका इलेक्ट्रॉन और एक मेरा इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेते हैं ताकि दोनों का जो ऑक्टेट रूल है वो पूरा हो जाए। तो जैसे ये आप समझ लें कि O2 है, तो इस तरह करके ये ऑक्टेट बना लेते हैं। इसमें सारी एग्जांपल आ जाती हैं, H2 आ जाती है, O2 आ जाती है, N2 आ जाती है। तो अब यानी कि नॉन मेटल्स एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो जो है वो यानी कि दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं करते। अब हम जो है ना वो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आयोनिक बॉन्ड। इसमें बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर करने से बनता है और जो आयोनिक बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र करने से बनता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आयोनिक जो है वो मेटल और नॉन मेटल, यानी कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। तो जो देने वाला और लेने वाला, एक देने वाला हो एक लेने वाला हो, तो वो मुकम्मल ट्रांसफ़र होता है, तो वो आयोनिक में होता है। तो ये भी डिफरेंस हो सकता है एलिमेंट की टाइप। और इस तरह और भी डिफरेंस बन सकते हैं कि कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल यानी कि बनाते हैं, और आयोनिक जो है वो कटायन और अनायन की लैटिस बनती है, वो भी हमने लास्ट में देखा था। तो इस तरह और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या और भी डिफरेंस बन सकते हैं। तो अब हम इस पूरे जो हमने टॉपिक पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड वाला, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये, और फिर ये भी बन सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड जो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो ये जो आगे जो फिगर बनी हुई है 3.5, उसमें सारी की सारी एग्जांपल, पहली दो एग्जांपल यानी कि सिंगल बॉन्ड की है, फिर जो थर्ड है वो डबल की है, और फिर एंड वाली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाली है, ये एग्जांपल भी दी जा सकते हैं साथ। फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि ड्रा लेवी स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन और N2 और O2, यानी कि इनके जो लेवी स्ट्रक्चर है वो, यानी कि ये जो आप देखेंगे ना, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, जो ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने ऊपर आपसे शेयर भी किया है। तो इस तरह जो है ना वो क्वेश्चन आप देख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल से समझा। हमने देखा कि कैसे ये बॉन्ड बनता है, सिंगल डबल ट्रिपल की हमने एग्जांपल देखी, और ये भी देखा कि ये आयोनिक और कोवलेंट में डिफरेंस क्या है। ये याद रखिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल एटम के दरमियान बनता है, और इसकी बुनियाद जो होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यही शेयरिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं को स्टेबल करती है। तो इंशाल्लाह अब हम अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें इस टॉपिक के मज़ीद एप्लीकेशन या एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और उसके बाद इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।